जैसे एक किसान, उसने कोई मीटेरियोलॉजी या वेदर की पढ़ाई नहीं की होती है, कब वर्षा होने वाली है, वो एक बार आसमान की तरफ देखेगा और बताएगा कि भाई लगता है कि 2 दिन में बारिश होगी। जिंदा में काटेंगे तो दर्द होगा। दर्द होगा, फिर है ना, जितना हमने जीवन है उतना इसमें भी है। वो बोलता नहीं, हम लोग बोलते हैं। लगभग 20 साल की लमसम में है। ओ भाई साहब 20 साल बिता दिए। बच्चे से हैं, यहाँ भी रहते हैं, घर पर जाइएगा घर पर भी है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। बच्चों को बताना जरूरी है कि पेड़ पौधे बचाने चाहिए, इतनी समझ उनको अभी बचपन से आएगी। उनका ये प्रोफेशन ही नहीं बल्कि उनका एक जीवन का ये अंग है इसको, और ये नर्सरी सहरसा की अपनी एक पहचान है। छोटे बड़े मिलाकर तो 5 लाख पौधे हैं। 5 लाख पौधे। यहाँ गार्डन्स बनने लगे, लोगों को शौक आया, बहुत सारे किसान हमसे जुड़े। लौंग की खेती में क्या होता है कि पानी वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हो तो कोई ये ना बोले कि बिहारी है, कूड़े मतलब गंदा करते हैं। जब हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल है। कोरोना के समय में आपने ऑक्सीजन की किल्लत को देखा था। पौधे भी और जितने लोग हैं यहाँ, उनकी अपनी कहानियां हैं। फूल से लेकर फल तक वो सारा मिल जाता है। थ्योरी में क्या करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, इसमें बहुत अंतर होता है। थाईलैंड से चियांग नाम का एक नया वैरायटी इंट्रोड्यूस हो रखा है। अब इनके बारे में यहाँ के लोकल किसानों को जानकारी नहीं है। अब हमारे यहाँ लोगों को शौक आ रहा है कि भाई हम भी लगाएं। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। हाथ में आज पौधा लिए हुए हैं, इसका नाम है पैंजी। और ये सिर्फ ठंड के मौसम में जो है ये लगता है सिर्फ 3-4 महीने जो है लोग इसको रखते हैं। नेचर से बहुत सारे लोगों को लगाव रहता है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। नेचर से लगाव सभी को होना चाहिए और पर्यावरण को बचाना, इस पृथ्वी को बचाना, प्रदूषण से बचाना, प्लास्टिक से बचाना, है ना, तमाम तरह के जो प्रदूषण होते हैं उससे बचाना, उसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर उपाय है वो है पौधा। कि अगर एक ऐसा बात है कि अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो कभी नेचर के बीच बैठिए, आप अपनी धड़कनें तक सुन सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शहर के शोर शराबा में आप इन सब चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं, आहिस्ते 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 आहिस्ते। बचपन से ही लगभग दूर कर दिया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले स्कूलों में पढ़ना, फिर वहाँ से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाना, फिर वहाँ से बड़े बड़े सिटी में जाकर के काम करना, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना, इंजीनियर हो जाना, डॉक्टर हो जाना। सभी लोग ये जो सीमेंट की पहाड़ जो होते हैं उसमें बैठ करके काम करते हैं, उससे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते नेचर से दूर होते चले जाते हैं। और जब रिटायरमेंट आते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत जो उनके अंदर की टसक होती है कि नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के वापसी करते हैं। लेकिन वापसी इतना लेट नहीं करना है, आपको शुरू से कुछ ना कुछ लगाव रखना चाहिए। जहाँ भी रहते हैं आसपास जो है, अपने आसपास पौधों को ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ऐसे पौधे होते हैं जो छाँव में भी होते हैं, घर के अंदर होते हैं, फ्लैट के अंदर होते हैं, आंगन है वहाँ हो जाएंगे। जैसे हर घर में तुलसी का पौधा होता है ना, उसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो रखना चाहिए। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं नेचर के बहुत करीब व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, बॉटनी से काफ़ी पढ़े लिखे दिग्गज हैं। बहुत इनके अंदर नेचर से लगाव वाला जो है वो पोर्शन है जो आप आहिस्ते आहिस्ते हम खोलेंगे, जानेंगे आप। हाँ, मिलवाते हैं आपसे। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाउ में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अंकुश है और मैं नेचर्स नर्सरी अभी देखरेख कर रहा है। मेरे पिताजी ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1994 में, और उसके बाद हम लोग बचपन से, मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों में बीता है। हाँ। तो एक क्या कहा जाए आपको, आत्मिक लगाव सा रहा है। और फिर सारे लोग हमारे घर के उसमें लगे रहते हैं, सब कोई वेल टू डू सेटल है, सब जॉब में है, लेकिन इन प्रकृति से लगाव आत्मिक रूप से अंदर से आया हुआ है। सबको कहिए पिताजी की देन है, पिताजी की ट्रेनिंग है हमारी ऐसी। ठीक, आपके जो पिताजी हैं सर, हाँ। सबसे पहले वो उनके बारे में बताइए। जी, वो कह सकते हैं कि वो सहरसा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और उन्होंने सबसे प्रथम इस नर्सरी की स्थापना की 1994 में। उसके बाद फिर उन्होंने कला के क्षेत्र में भी अपनी बड़ा योगदान दिया। वो एक प्रशासनिक उच्च अधिकारी भी रह चुके हैं और अभी कला के क्षेत्र में करीब उनके 20-25 हज़ार बच्चे तो ज़रूर कला के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बहुत लोग शिक्षक हैं, बहुत लोग लेक्चरर हैं, बहुत राष्ट्रपति से अवार्ड जीत चुके हैं कला के क्षेत्र में, मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में। आप बताएं कि प्रशासनिक क्षेत्र में उनका रहा योगदान रहा है। जी। उनके दिमाग में ये कैसे आया कि इतना बड़ा नर्सरी जो है वो लगाया जाए? मतलब
देखिए, इसमें एक सीधी सी बात ये आती है कि आप थ्योरी में क्या करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, इसमें बहुत अंतर होता है। हाँ। एक इंजीनियर पेपर से पढ़कर, बुक से पढ़कर, डिग्री लेकर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उनको जो अनुभव आता है, उनके मतलब काम के बाद अनुभव आता है कि ये समस्या, अब ये व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। मान लीजिए पुल निर्माण की आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, और पुल निर्माण जब आप करने जाते हैं तो एक व्यवहारिक समस्याएं बहुत तरह की आती है उसमें, जिसको कि आप निपट सकते हैं उसी फ्रेमवर्क में, कि आप उसको देखना चाहेंगे कि यहाँ जो समस्या आ रही है उसको कैसे निपटा जाए। उसी तरह प्रकृति में भी यह बात है। बॉटनी की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई, ये अलग चीज़ है। और जो धरातल पर काम हो रहा है, जैसे एक किसान, उसने कोई मीटेरियोलॉजी या वेदर की पढ़ाई नहीं की होती है, लेकिन करीब करीब उसे ये पता होता है कि कितनी वर्षा होने वाली है, कब वर्षा होने वाली है। वो एक बार आसमान की तरफ देखेगा और बताएगा कि भाई लगता है कि 2 दिन में बारिश होगी, अभी बुआई नहीं करनी है। तो ये अनुभव आपको रेगुलर धरती पर काम करने से आता है। ये हैंड्स ऑन अनुभव आपको तब आता है जब आप सही मायनों में काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई की महत्ता अपनी जगह पर है, लेकिन पढ़ाई करके अगर उसको आपने धरातल पर नहीं उतारा तो फिर पढ़ाई किस काम की। तो कहने का मतलब जितना भी नॉलेज है, अगर आप उसको यहाँ पर इस पौधे को बढ़ते जो देखेंगे, इसकी समस्या जो आ रही है उसको जब आप फेस करेंगे, जी, तो वो एक्सपीरियंस सबसे खूबसूरत। बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। वो एक्सपीरियंस अलग होता है क्योंकि समय बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नए क्लाइमेट में अब गर्मी ज़्यादा आ रही है। आप देख रहे हैं कि पौधे कैसे अडेप्ट करते हैं। आपको अपनी कृषि की तकनीकों में बदलाव करनी पड़ रहे हैं। नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हो रही है, नए तरीके के खाद इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हमारे यहाँ, हमारे देश में हरित क्रांति हुई तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी केमिकल इंड्यूस्ड फार्मिंग की। उसी समय का ये है कि डीएपी, यूरिया इत्यादि का अत्यधिक यूज़ हुआ, जिसके दुष्परिणाम अब दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा। अब उनको संभालने के लिए या तो अलग से दवाई देनी पड़ रही है, अलग से खेतों में न्यूट्रिशन डालना पड़ रहा है। ये सारा न्यूट्रिशन रन ऑफ होके खेतों से निकल के नदियों में जा रहा है, तो नदियाँ पोल्यूट हो रही है। और हाँ, ये है सर कि ये सबसे पहले ये बताइए कि अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं जी, यहाँ पर कितनी ज़मीन है आपकी जिसमें नर्सरी है? ये नर्सरी होगी करीब 2-2.5 बीघे में नर्सरी है। 2-2.5 बीघे में। इसके अलावा भी और कुछ है आपका? हाँ, एक छोटे-छोटे 2 एस्टैब्लिश, मेरा आवासीय परिसर है, उसमें भी नर्सरी की, हाँ, उसमें भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसमें भी करीब मेरे ख्याल से 2-3 लाख पौधे तो जरूर होंगे उस परिसर में। क्या आवासीय परिसर? हाँ, छोटे बड़े पौधे मिलाकर, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बड़े ही पौधे 2-3 हाँ, लाख मतलब होंगे। हाँ, 2-3 लाख। 2-3 लाख। और एक और बताया आप? हाँ, वहाँ भी होंगे, वहाँ पर भी 40-50 हज़ार पौधे तो होंगे। अच्छा, वहाँ पे कितना होगा वो एरिया 4 कट्ठे का है। 4 कट्ठे का। एक आवासीय परिसर है, वो भी 4 कट्ठे का है। अच्छा, तो आप लगभग 3 जगह आपका अभी हाँ, ये चल रहा है। ये। आप कह रहे थे कि ये इस इलाके का सबसे पुराना और पहला बिल्कुल बिल्कुल, ये नर्सरी है। ये इसकी स्थापना उस करीब, समय मतलब लोग आते थे क्या लेने, मतलब इस तरह से कि हाँ भाई? नहीं, उस समय देखिए, लोगों को पहले तो वो घूमने के ख्याल से आते थे कि क्या है, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ। आइए सर। हाँ। तो इससे पहले कोई ऐसा प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो था नहीं। हाँ। तो फिर लोग ऐसे घूमने के ख्याल से आते थे, और जो उनको चीज़ें अच्छी लगती थी, जो उनके पास नहीं होता था, वो लेते थे अच्छा। और जाते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ गार्डन्स बनने लगे, लोगों को शौक आया, बहुत सारे किसान हमसे जुड़े, किसान इत्यादि जुड़ने लगे। उनको बहुत सारी सलाह चाहिए होती थी, जो अच्छा। उस समय, अब तो फिर भी बहुत फ़ोन इत्यादि की सुविधाएं आ गई, लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, डिजिटल मीडिया से सीख रहे हैं। बट जिस समय ये 1990 के दशक में जब हमने ये स्थापना की थी मेरे फादर ने, तो उस समय एक ही सहारा था कि भाई उनसे जाकर जानकारी लेना कि सर मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है, मेरे यहाँ पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, तो क्या करें हम। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन तक छोटे किसान जाते ही नहीं थे, डर से कि वो जाएंगे तो वो भगाई देंगे, अंदर ही नहीं घुसने मिलेगा। तो हमारे फादर ने बताया, उनको पहले वो असिस्ट कर रहे थे कि भाई ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये पेड़ लगाइए, ये रेसिस्टेंट है, ये दवाइयाँ यूज़ कीजिए तो आपके पेड़ बचे रहेंगे, ये फसल में ये प्रॉब्लम आएगा तो इसको ऐसे टेकल करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अभी भी लोग आते हैं। मेरे यहाँ पेड़ पौधे खरीदने से ज़्यादा वो सलाह लेते हैं। अच्छा, जानकारी लेते हैं कि भाई क्या है नया, कैसे करना है। क्या अभी जैसे हमने आम की जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जैसे मालदा, बम्बई इत्यादि जो आम होते हैं, उसके इतर जाके कुछ नई वैरायटीज आई थी पिछले 2000 ईस्वी के आसपास, अम्रपाली इत्यादि, वो सारी आई। फिर अब 3rd जनरेशन आम की नई फसलें जो इंडो जापानीज कल्चर से आ रहा है, और इंडोनेशिया से आम आ रहे हैं, थाईलैंड से आम आ रहे हैं, जापानीज आम आ रहे हैं।
तो इन कल्चर्स के जो अब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनके बारे में भी लोगों को बताते हैं। अब यूट्यूब पर कुछ लोग हैं जो मियाज़ाकी आम, जैसे अभी जापान से आया हुआ है, इंडो जापानीज कुछ आम है, थाईलैंड से चैंगमाई नाम का एक नया वैरायटी इंट्रोड्यूस हो रखा है। अब इनके बारे में यहाँ के लोकल किसानों को जानकारी नहीं है। वो लोग यूट्यूब इत्यादि डिजिटल मीडिया से ये जानकर यहाँ पहुँच रहे हैं कि सर इसमें तो बता रहा है कि 2 लाख रुपए केजी आम बिक रहा है, तो कैसे मिलेगा। तो वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 2 लाख रुपए केजी उसके सबसे प्राइसी आम का है। वो रेंज 35,000 रुपए 10,000 रुपए किलो से शुरू होकर 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है। तो ये पूरा मतलब ये पूरी श्रृंखला है। तो ये सारे आम के पौधे अभी आए हैं, फिर लौंग इत्यादि के पौधे हैं, इलायची। अभी तो लोगों के नए नए शौक भी जाग रहे हैं। लौंग के पौधे लोग अपने घर के आसपास लगा सकते हैं? हाँ, लगा तो सकते हैं, लेकिन जिस मतलब जैसे लौंग की खेती हो रही थी पहले इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, वहां से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि में आए सबसे पहले। अभी तक स्पाइसेस की खेती और मसालों की खेती केरला और हमारे दक्षिण भारतीय एरियो में हो रही थी। अब हमारे यहाँ लोगों को शौक आ रहा है कि भाई हम भी लगाएं, तो उनको कुछ मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि भाई पेड़ ऐसे लगाइए। जैसे लौंग की खेती में क्या होता है कि पानी वहां पर रुकना नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या है कि पानी तो ज्यादा होता है, पानी की उपलब्धता ज्यादा है, तो हम लोगों को लौंग को किसी ढलान जैसे जगह पर लगाना चाहिए। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो उनको उसको उचित इन्वायरमेंट चाहिए। चढ़ने के लिए कोई जैसे गोलमिर्च की लत्तर होती है, तो उसको चढ़ने के लिए कोई आसपास कोई डंडा या कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वो चढ़ सके, उस पर गोलमिर्च हो सके। तो लोग बहुत तरह के नए शौक भी रख रहे हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में तो जैसे फर्क होगा ना? बिल्कुल, मिट्टी में फर्क है। और अब चूंकि रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक इतने आए हुए हैं मार्केट में कि उस फर्क को मिनिमलाइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपको ये पता चले कि केरल की मिट्टी में ये चीजें हैं, ये उसकी रासायनिक संरचना ये है, और आप जब यहाँ आए तो आपको पता चले मेरी मिट्टी की रासायनिक संरचना ये है। ठीक है। तो अगर उन रसायनों को इस मिट्टी में दे दिया जाए तो बहुत हद तक क्लाइमेट आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन मिट्टी की संरचना में कुछ थोड़े मोड़े बदलाव करके आप वैसे फल तो नहीं मिलेंगे जैसे केरल में मिल जा रहे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप उनको ले सकते हैं। ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो सर नर्सरी है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं आपके नर्सरी में, जहाँ भी जो भी है? 7 से 8 लोग तो काम कर ही रहे हैं, और रेकरिंग बेसिस पर कभी हमारी जरूरत बढ़ जाती है। जैसे कि बरसात के समय में, ठंड के समय में, तो कुछ 10-15 लोग कभी कभी रखने पड़ते हैं। 7, 8, 9 लोग रेगुलर है, बिल्कुल। अच्छा, बरसात के समय बताएं और ठंड के समय, इस समय क्या बिक्री ज्यादा होती है? नहीं, बिक्री की बात नहीं है, ये बिक्री से ज्यादा मेंटेनेंस की बात है। मेंटेनेंस, क्योंकि बरसात में जंगल हमारे यहाँ बहुत होता है, और जंगल जब बहुत होता है तो उसकी सफाई की, निकाई की, गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। गर्मियों में पानी पटवन की जरूरत पड़ती है, ठंड में सबकी मतलब सफाई और उसमें खाद देने की जरूरत पड़ती है। तो सबका एक साइकिल है, तो इस साइकिल के अनुसार काम होता है हमारे। 4 ऋतु है? 4 ऋतु है मौसम, बिल्कुल। तो चारों मौसम के जो पौधे हैं सब अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। चारों मौसम के फ्लावरिंग पौधे अलग अलग हैं। फ्रूटिंग, अब जैसे आम में अभी मंजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि सारे अभी सबके मुंह पर थोड़ा थोड़ा मंजर आ रखा है, या पत्ते इधर है? ये भी है, ये सारा आम ही है। अच्छा, थोड़ा नजदीक चलते हैं। चलिए प्लीज। हाँ, जो नई वैरायटीज के आम है उनमें भी मंजर है। आप देख सकते हैं, ये आम की जो पौधे हैं इस पे अभी नई कोपलें आ रही हैं। हाँ, ये वसंत के आगमन की सूचना है। अच्छा, ये नई कोपल, ठीक है। आम्र मंजर और नई कोपलें, ठीक है, ये वसंत के आगमन की सूचना होती है। तो लोग समझते हैं कि अब वसंत आ गया। पहले कैलेंडर तो होते नहीं थे, पहले लोग इन चीजों से समझते थे कि अब वसंत का आगमन हो गया, फिर गर्मी आएंगी, गर्मियों तक ये ही मंजर जो है वो फल में बदल जाएगा और आपको मीठे मीठे आम मिलेंगे। पेड़ पौधों के बारे में उतनी जानकारी जो है सभी लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए जानकारी लेते रहना चाहिए, और उसमें जो है आप अपडेट करके जो है पेड़ पौधों को अच्छे से सेवा करके आप नर्सरी लगा सकते हैं, अपने आसपास पर्यावरण को फ्रेश रख सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में जो है बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत हुई थी। आप पीठ पर सिलेंडर जो है ऑक्सीजन वाला वो लेकर के नहीं घूम सकते हैं, इसीलिए पर्यावरण से प्रेम होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसनाव।